हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 19 अक्टूबर के लीगल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बात करें आज के टॉपिक्स की, तो हमने अपने वीडियोस का फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है और इस वीडियो में हम सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे। सिविल लॉ में हमारा टॉपिक होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जहां पर हायर जुडिशियल सर्विसेज के एक कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट डिनाई कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ एक केस चल रहा था। क्रिमिनल लॉ में हम देखेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जिसमें राइट टू डिफॉल्ट बेल के बारे में बात की गई है। और इम्पोर्टेंट सेक्शंस में आज से हम इंडियन पीनल कोड को कवर करेंगे और इसी श्रृंखला में सबसे पहले पीनल कोड के चैप्टर 1 को देखेंगे। अब देखिए, ये जो केस है ये सर्विस मैटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके इंटरेस्ट के लिए इसलिए भी है क्योंकि इसमें हायर जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात की गई है। केस का नाम है अनिल भारद्वाज वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि कैंडिडेट का ये कहना कि एक्विटल के बावजूद उसके नाम के साथ स्टिग्मा जुड़ा रहेगा, ये कंटेंशन हम नहीं मान सकते क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्विट कर दिया गया है, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और किसी भी व्यक्ति का एक्विटल होते ही उसके खिलाफ जो समाज में स्टिग्मा होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर अनिल भारद्वाज जो कि एपेलेंट थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑर्डर जो कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के साथ लिया गया था उसको चैलेंज किया था। इस ऑर्डर में एपेलेंट को इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और एपेलेंट ने हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से उसके अपॉइंटमेंट को रिकंसिडर करने की बात की थी। इस पे कोर्ट ने कहा कि कैंडिडेट का एक्विटल ही सिर्फ एक ग्राउंड नहीं हो सकता फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन बाय द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। केस के फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एपेलेंट ने एचजेएस यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और उनका प्री और मेंस क्लियर हो गया था एंड ही वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इसके बाद रिक्रूटमेंट एजेंसी ने उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी जो कि उनकी वाइफ ने दायर की थी अंडर द सेक्शंस 498A, 406 और 34 ऑफ आईपीसी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 498A मेंशन करता है क्रुएल्टी ड्यू टू डाउरी डिमांड, जबकि 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात की गई है और 34 में कॉमन इंटेंशन के बारे में बात की गई है। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश का ऑर्डर आता है जिसमें एपेलेंट को इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया और ये डायरेक्शन दिया गया कि एपेलेंट का नाम सेलेक्ट लिस्ट में से डिलीट कर दिया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला जिसमें एपेलेंट का नाम डिलीट कर दिया फ्रॉम द मेन सेलेक्ट लिस्ट। जब ये ऑर्डर आ गया उसके बाद एपेलेंट को इस केस में बरी कर दिया गया। तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑर्डर में एपेलेंट को इनएलिजिबल पहले घोषित किया गया था और बाद में उनका एक्विटल हुआ था। कोर्ट ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया कि जो भी सरकारी अपॉइंटमेंट्स हैं ये टाइम बाउंड मैनर में करना जरूरी है। साथ ही साथ इस चीज का भी संज्ञान लिया कि जब कमेटी ने एपेलेंट को अनसूटेबल घोषित किया था उस समय पर सेक्शन 498A और 406 का मामला उनके खिलाफ पेंडिंग था। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे केस में कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट लिस्ट में होना कैंडिडेट को कोई राइट नहीं दे देता और एम्प्लॉयर के पास अपॉइंटमेंट रिफ्यूज करने का राइट है। और इस केस में इसके लिए वैलिड ग्राउंड्स थे क्योंकि जो व्यक्ति स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में जा रहा है उसका कैरेक्टर और कंडक्ट इम्पेकेबल होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एपेलेंट का एक्विटल था वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के खत्म होने के बाद हुआ था। इसी वजह से हाई कोर्ट को एक्विटल ऑर्डर को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं थी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के पास एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन और पावर थी फॉर मेकिंग सच ऑर्डर और इसीलिए अगर कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया है और बाद में उसको एक्विट कर दिया जाता है तो वो चीजों को वापस से एग्जामिन करने का ग्राउंड नहीं बन जाता। अब सीआरपीसी में राइट टू डिफॉल्ट बेल सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी के क्लॉज 2 में दिया गया है। सेक्शन 167 का टाइटल है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के लिए डिटेन किया जा सकता है बट सेक्शन 167 में
प्रोसीजर दिया गया है कि जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाई है तो फिर क्या होगा। यहाँ पर केस का नाम है विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने 12 अक्टूबर को डिसाइड किया था और ये कहा था कि राइट टू डिफॉल्ट बेल सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं है बल्कि इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि ये एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। अब आर्टिकल 21 में जब हम राइट टू लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो उसका मेन एक्सेप्शन यही है कि अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से किसी व्यक्ति की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हिंडर किया गया है तो उसको सही माना जाएगा। सवाल ये बनता है कि राइट टू डिफॉल्ट बेल होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट का अर्थ फेलियर टू फुलफिल कंडीशन से नहीं है बल्कि डिफॉल्ट का अर्थ है कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर किसी व्यक्ति को डिटेंशन से नहीं छोड़ा जाता है तो उसके पास प्री एग्जिस्टिंग राइट है टू बी ग्रांटेड बेल। और ये जो डिफॉल्ट बेल है अगर इसके लिए एप्लीकेशन 90 दिन के बाद दे दी गई है बिफोर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट तो ये राइट कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में अक्यूज्ड को 90 दिन तक डिटेन किया जा सकता है एंड दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 180 डेज। कोर्ट ने बताया कि डिफॉल्ट बेल की राइट इनडिफीसिबल है, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में इसको ओवरटर्न नहीं किया जा सकता अंडर दी फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 और अक्यूज्ड को ये बेल देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी को भी एक्सप्लेन किया और कहा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर किसी ऑफेंस के लिए 10 साल से ज्यादा की सजा है तो अक्यूज को 15 दिन के बियॉन्ड डिटेन नहीं किया जा सकता ऑन दी ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होते हैं तो इस टाइम पीरियड को बढ़ा के 90 दिन किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि तो फिर दिक्कत कहाँ पर थी। तो देखिए यहाँ पे अक्यूज के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा था जिसके सेक्शन 43 के हिसाब से 167(2) के अंतर्गत जो 90 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है उसको 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। दिक्कत इस बात की आ गई कि कोर्ट का क्या अर्थ है। यही एक कंटेंशियस इश्यू बन गया क्योंकि एनआईए एक्ट आने से पहले यूएपीए में 2 तरीके के ऑफेंसेस होते थे, एक तो जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा होती थी और दूसरे जिनमें 7 साल या फिर उससे कम की सजा होती थी। अब ये वाले जो ऑफेंसेस हैं ये कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा ट्राई किए जाते हैं, जबकि 7 साल या फिर उससे कम की सजा वाले जो भी केसेस हैं वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा ट्राई किए जाते हैं। हाउएवर एनआईए एक्ट आने के बाद इस डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया गया और यूएपीए के सारे ही ऑफेंसेस को शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बना दिया गया अंडर सीआरपीसी और इसको ट्राई करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन करने की बात की गई। और यही यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम से गलती हो गई क्योंकि कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट खुद के जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति के डिटेंशन को 90 दिन से 180 दिन नहीं बढ़ा सकता क्योंकि ये कोई स्पेशल कोर्ट नहीं थी और ना ही इस संबंध में कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था। अब आईपीसी में चैप्टर 1 की बात करें तो इसके सेक्शन 1 में चेंजेस किए गए हैं और पहले यहाँ पर लिखा रहता था एक्सेप्ट दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस फ्रेज को ओमिट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए 2019 में अमेंडमेंट किया गया था आफ्टर दी एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 और ये जो अमेंडमेंट है ये 31/10/2019 को इफेक्ट में आ गया था। अब सेक्शन 2 में सबसे पहले बात की गई है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, जिसके अंतर्गत हर वो व्यक्ति जो कि कोई ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन करता है विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी तो उसको भारत में गिल्टी माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 3 में उन ऑफेंसेस की बात की गई है जहां पर ऑफेंसेस देश के बाहर किए गए हैं बट उनका ट्रायल भारत के अंदर ही हो सकता है और ऐसे व्यक्ति को वैसे ही डील किया जाएगा जैसे कि उसने भारत में ही वो एक्ट या फिर ओमिशन किया हो। सेक्शन 4 में बात की गई है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में। आइए देखते हैं कि ये प्रोविजन किन किन तरीके के ऑफेंसेस पे अप्लाई होगा। अब देखिए इसमें 3 कंडीशंस दी गई हैं। एक तो यदि कोई भारत का सिटीजन भारत के बाहर कोई ऑफेंस करता है विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी या फिर कोई व्यक्ति ऐसे शिप या फिर एयरक्राफ्ट पे कोई ऑफेंस करता है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है
तो भी वो आईपीसी से कवर होगा। साथ ही साथ भारत के बाहर का कोई व्यक्ति अगर एक ऐसा ऑफेंस करता है जिससे वो भारत में लोकेटेड किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी लागू होगा। यहाँ पर ऑफेंस के बारे में ये कहा गया है कि इट इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो कि आईपीसी के अंतर्गत पनिशेबल हो। कंप्यूटर रिसोर्स का वही मतलब होगा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1K में दिया गया है, और ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया को लेकर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, जहाँ पर ए जो कि भारत का एक व्यक्ति है, उसने युगांडा में जाके किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया। ऐसे में उसको भारत में भी ट्राई और कन्विक्ट किया जा सकता है, बिकॉज मर्डर इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। कुल मिलाके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी मुजरिम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का लाभ ना उठा सके। सेक्शन 4 के विषय में एक काफी लैंडमार्क जजमेंट आता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण। इसको आप राज नारायण से कंफ्यूज मत करिएगा। अब यहाँ पर जो अक्यूज था वो पाकिस्तान के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का था और उसको पार्टीशन के वक्त पाकिस्तानी डोमिसाइल मिली थी, लेकिन बाद में वो भारत आ गया और कोर्ट ने ये कह दिया कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी भारत के क्रिमिनल कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता आफ्टर हिज माइग्रेशन टू इंडिया। अब इस केस में ये रीजनिंग दी कि जिस समय पर ऑफेंस हुआ था उस समय पर द अक्यूज्ड वाज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और अब वो वहाँ का सिटीजन नहीं है। तो ना तो अब ऐसा है कि ये व्यक्ति किसी और देश का है कि उसके ऊपर फॉरेनर्स वाली कंडीशन लगाई जा सके, और ना ही ऑफेंस के वक्त वो व्यक्ति भारत का सिटीजन था कि उसके ऊपर इंडियन सिटीजन्स वाले प्रोविजंस लगाए जा सकें। तो इस केस ने सेक्शन 4 के लिमिटेशंस को उजागर कर दिया। लास्ट में बात आती है सेक्शन 5 की, जहाँ पे ये दिया गया है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। अब देखिए, जो हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर या फिर एयरमैन, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सर्विस कर रहे हैं और उसके दौरान वो कोई विद्रोह करते हैं या फिर अपनी पोस्ट से भाग जाते हैं, तो उनको स्पेशल लॉज के अंतर्गत ट्राई किया जाएगा और आईपीसी के प्रोविजंस ऐसे स्पेशल एक्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस 19 अक्टूबर के लीगल करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।